यह कहानी सिर्फ एक थप्पड़ या एक चेकपोस्ट की घटना नहीं है। यह उस शहर की पुकार है जहां धूल और शोर के नीचे भरोसा दबा हुआ था। यह कहानी है अनुपम मिश्रा की, एक ऐसी ईमानदार पुलिस अधिकारी की जिसने अपने ही सिस्टम का असली चेहरा देखने के लिए वर्दी उतार दी। बिना नाम, बिना पहचान वह भीड़ में उतरी, जहां डर बिकता था और रिश्वत ही कानून का नया नियम बन गई थी। लेकिन उस रात जब एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर ने गरीबी पर और फिर उस पर हाथ उठाया, तो सड़क पर खड़ी खामोशी ने पहली बार आवाज पाई। यह सिर्फ इंसाफ की लड़ाई नहीं, ये उस सोच के खिलाफ जंग है जो वर्दी को ताकत समझती है, जिम्मेदारी नहीं। जब जनता की तालियों ने कानून को नई जिंदगी दी, तो शहर ने सीखा, भरोसा आदेश से नहीं, साहस से कमाया जाता है। यही है उस सच्ची घटना की दास्तान जो हर नागरिक को कहती है, डरो मत, बदलाव तुम्हारे हाथ में है। 7वीं मंजिल की उस लंबी खिड़की के बाहर जितनी दूर नजर जाती, शहर उतना ही फैलता चला जाता। टीन की छतों पर धूप की परतें, लटकते हुए बिजली के तार, चौराहों पर उलझा ट्रैफिक। कहीं जेब से निकला रूमाल पसीना पोंछ रहा है, कहीं किसी की आंखों में धूल अटक गई है, कहीं कोई बच्चा अपनी मां की साड़ी पकड़कर रो रहा है क्योंकि उसे स्कूल के लिए सीटी वाली छोटी सी बोतल चाहिए। एएसपी अनुपम मिश्रा की हथेलियां ठंडी थीं, लेकिन दिल के भीतर जैसे किसी ने अदृश्य कोयले सुलगा दिए हों। ऐसी नियमित चाल से चल रहा था, हवा का प्रवाह इतना स्थिर कि खिड़की का पर्दा तक नहीं हिल रहा था, मगर अनुपम की छाती में सांसें बेचैन होकर छोटी छोटी दौड़ लगा रही थीं। मेज पर फाइलों का ढेर था, नीले, हरे, पीले टैग लगे हुए, स्याही से भरे नंबर, और उन नंबरों के पीछे ठंडा, तथ्य भरा झूठ कि जैसे हर शिकायत कागज पर आकर आसान हो जाती है। एक एक फाइल खोलते हुए उसे लगता, ये सारे कागज किसी बड़े गहरे कुएं का मुहाना है। कुएं में झांको तो अंधेरा दिखे, आवाज दो तो देर से गूंज लौटे, और गूंज लौटे भी तो अपने ही कहे शब्द, उसी के भार के साथ। उसने एक फाइल खोली। एक बुजुर्ग ने लिखा था कि बेटे की चोरी की झूठी एफआईआर करवाकर पड़ोसी उनसे जमीन छुड़ाना चाहता है। नीचे पेंसिल से किसी मुंशी ने टिप्पणी कर रखी थी, समझाइश दे दी गई, जैसे किसी रोते बच्चे को टॉफी देकर वापस कर दिया गया हो। दूसरी फाइल में एक महिला की तहरीर थी, रिपोर्ट लिखने के लिए पैसे मांगे गए, पति की बेइज्जती हुई, और जब वह रोने लगी तो कहा गया, थाने में रोकर क्या मिलेगा, ऊपर से लिखवाइए। ऊपर से यानी उसी 7वीं मंजिल से जहां अनुपम खड़ी थी, और उसे एक ऐसी दूरी महसूस हुई जो मंजिलों से नहीं भरती। अनुपम ने कांच में अपनी परछाई देखी, कंधों पर फिट बैठती वर्दी, कंधे की चमकती धातु, और आंखें जिनमें अब थकान का एक महीन धागा बुन चुका था। उसने हथेली से कांच छुआ, स्पर्श ठंडा था, पर उसके भीतर गर्मी बढ़ती जा रही थी। कितनी मीटिंग, कितने भाषण, कितने आदेश, और सिपाही वही, सड़क का सिपाही जो जनता का पहला चेहरा होता है, वही बदला नहीं। वह सोचती, आदेश ऊपर बनते हैं, पर उनके कदम नीचे पहुंचते पहुंचते थक क्यों जाते हैं? क्या व्यवस्था की नसों में कहीं थक्का जम गया है? दरवाजे पर हल्की सी खटाखट हुई। भीतर आई प्रिया, उसकी छोटी बहन, एक हाथ में कॉफी, दूसरे में घिसता सा नोटबुक। वही कॉलेज वाली चुलबुलाहट, लेकिन आंखों के तले चिंता की एक पारदर्शी छाया। दीदी, तुमने फिर रात भर सोया नहीं? उसने हल्के फिक्र से पूछा। अनुपम ने गर्दन झुका दी। मुस्कान के छोर तक थकान की रोशनी पहुंची, पर मुस्कान बनी रही। नींद आती कहां है प्रिया? ये शहर रात में भी जागता है, शोर बंद होता है, मुद्दे नहीं। प्रिया आई, मेज के सामने वाली कुर्सी पर फैलकर बैठ गई, जैसे घर में हो। तुम्हारे ऑफिस की ऐसी हवा भी डरती है तुमसे, हमेशा एक सी चलती रहती है, उसने हंसते हुए कहा, और फिर आंखें सिकोड़कर अनुपम को देखा। पर तुम पहले से ज्यादा चुप हो। ये चुप्पी मुझे अच्छी नहीं लगती। अनुपम की हंसी इस बार फीकी नहीं, थोड़ी ईमानदार सी थी। चुप्पी कभी कभी सुनने का सबसे तीखा तरीका होती है, उसने धीरे से कहा। सिस्टम को बहुत बोला है, अब सड़क को सुनना है। प्रिया ने कॉफी की चुस्की ली और ठहरी हुई आवाज में बोली, तुम्हें सब लेडी सिंघम कहते हैं। कोई तुम्हारी फाइलों को देखकर डरता है, कोई तुम्हारे स्वभाव से, पर मैं तुम्हें अंदर से जानती हूं। तुम इतनी सख्त नहीं जितनी दिखती हो।
तुम्हारे यहां सख्ती से पहले न्याय आता है। यही कारण है कि तुम इतना महसूस करती हो और यही तुम्हें बेचैन करता है। उसके शब्दों के बाद कमरे में थोड़ा खालीपन उतर आया, वैसा खालीपन जो किसी गहरी सच्चाई के बाद आता है। अनुपम खिड़की की ओर जाकर टिक गई। नीचे गेट के पास एक आदमी अपनी रेहड़ी पर केले सजा रहा था। 2 केले गिरे, उसने धूल झाड़कर फिर किनारे रख दिए। एक पुलिस वाला उस ओर से गुजरा। रेहड़ी वाले ने दूर से हाथ जोड़ दिए। पुलिस वाले ने सिर हिलाया और आगे निकल गया। बहुत साधारण दृश्य था, पर उसमें रिश्ता छिपा था, डर का रिश्ता। भरोसा कैसा दिखता होगा? अनुपम ने मन ही मन सोचा। शायद वह ऐसा होगा जहां रेहड़ी वाले को हाथ जोड़ना न पड़े और पुलिस वाला मुस्कुराकर कह दे, धूल लगा है, पानी डाल लो। प्रिया, वह अचानक मुड़ी। आज मैं वर्दी नहीं पहनूंगी। प्रिया की आंखें फैल गईं। मतलब आज मैं इस शहर में ऐसी रहूंगी जैसे कोई आम महिला, बिना तखल्लुस, बिना अधिकार। देखना चाहती हूं कि लोग सच में पुलिस से क्या उम्मीद करते हैं और क्या डरते हैं। देखना चाहती हूं कि बगैर नाम, बगैर बिल्ला, किस तरह आंखें बदल जाती हैं। प्रिया ने होंठ भींच लिए। खतरा हो सकता है दीदी, खतरा हमेशा होता है, अनुपम ने शांत स्वर में कहा, पर सच देखने से बड़ा कोई सुरक्षा कवच नहीं। मैं आदेश देने से पहले महसूस करना चाहती हूं। कागज पर शब्द हल्के होते हैं, पर सड़क पर एक एक कदम भारी। उसने कुर्सी के पीछे टंगे वार्डरोब की ओर कदम बढ़ाए। अंदर से वर्दी उतारकर सावधानी से मोड़ी, ऐसे जैसे किसी बुजुर्ग की चादर तह कर रही हो, और लॉकर में रख दी। उस क्षण का वजन हवा में दर्ज हो गया। अशोक स्तंभ की चमक धुंधलाई नहीं, मगर उसका प्रतिबिंब अब उसके कंधों पर नहीं था। उसने एक सरल सूती डैन रंग का कुर्ता निकाला, जीन्स पहनी, बाल डीले से जूड़े में बांध लिए। आईने के सामने खड़ी हुई तो उसे लगा यह चेहरा सुबह सुबह सब्जी लेने वाली किसी भी महिला का हो सकता है, बस एक छोटा सा बिंदु कम है। उसने हल्की काजल की धार लगाई। आंखें ठहरी हुई थीं, पर उनमें निर्णय का नीला सा साया था। प्रिया ने उसे चुपचाप देखा। बहुत सा गर्व, थोड़ी सी धड़कन। मैं साथ चलूं? उसने धीमे से पूछा। अनुपम ने कुछ सेकंड सोचा, गणना की जैसे, जोखिम, भरोसा, समझदारी, फिर सिर हिला दिया। चलो, आज हम सड़क चलकर समझेंगे कि मीटिंग रूम के बाहर इस शहर की भाषा क्या है। कमरे से बाहर निकलते ही गलियारे की ठंडी रोशनी में दीवारों पर टंगे चेहरों ने जैसे नजर मिलाई। शहीदों की तस्वीरें, हल्के पीतल के नेम प्लेट, फ्रेम के भीतर एक निर्णयबद्धता जो आंखें झुका देती है। दोनों लिफ्ट तक पहुंची। लिफ्ट का दरवाजा खुला। अंदर हल्की सी साबुन और इत्र की मिली जुली गंध। नीचे उतरते हुए नंबर बदलते रहे, 7, 6, 5। एक मंजिल, एक सांस, एक धड़कन। ग्राउंड पर आते ही गर्म हवा की चादर ने उन्हें घेर लिया। सुरक्षा गेट पर खड़े गार्ड ने औपचारिक नजर से देखना चाहा, फिर पहचान कर सलाम करने को हुआ, पर अनुपम ने आंख से इशारा किया, आज नहीं। गार्ड के हाथ बेचैन होकर आधे उठे, आधे झुके, जैसे अनकहे आदेश समझ गए हों। बाहर का शहर अपने पूरे शोर के साथ मौजूद था। गाड़ियां बेकाबू नहीं, मगर जल्दी में। लोग थके नहीं, मगर थमते हुए। धूल हर चीज पर हल्की सी बर्फ की तरह जमी हुई। सड़क किनारे एक बूढ़ी महिला ने कंधे पर बोरी लाद रखी थी। उसकी चाल में टूटन थी, पर वह रुकी नहीं। कहीं एक फेरी वाले ने बटन सुई धागे की छोटी थैली दिखाई। 5 रुपये में, आवाज में आग्रह और गरिमा। ट्रैफिक सिग्नल पर एक एम्बुलेंस फंसी, दूर से उसकी आहसी सायरन। एक ट्रैफिक सिपाही ने हाथ उठाकर गाड़ियों को रोका। एम्बुलेंस आगे बढ़ी। उस पल शहर ने थोड़ी देर के लिए सांस छोड़ी। प्रिया ने बगल से पूछा, ऑफिस की गाड़ी बुला लें? धूप बहुत तेज है। अनुपम ने सिर हिलाया, नहीं, पैदल ही चलेंगे। सड़क की भाषा पैरों से समझ आती है, शीशे के पार नहीं। वे फुटपाथ पर चलने लगीं, जिसकी ईंटें कई जगह से उखड़ी हुई थीं। कहीं बारिश का गड्ढा अब भी चमक में सूख नहीं पाया था। कहीं खुले नाले पर लकड़ी की पट्टी पड़ी थी, जिस पर बच्चों ने चौक से टिक टिक बना रखी थी। एक छोटी सी लड़की उन टिकों को कूदकर पार करती, हंस पड़ती। उसकी हंसी इतनी साफ कि एक सेकंड को शहर मानो निर्दोष लगने लगे। एक मोड़ पर पहुंचकर प्रिया ने हाथ उठाकर ऑटो रोका। खड़खड़ाता सा, पुराना, जिसके पीछे किसी समय की हल्की सी स्टिकर कहानी छिल चुकी थी। ऑटो रुका।
सीट से बाहर झांका, एक चेहरा, ऊपर से पतला, आंखों के नीचे घनी झुर्रियां, मगर आंख ही वही थीं जो किसी ईमानदार मजदूर की होती है, साफ और बेचैन। मैडम, किधर? आवाज में थकान का बुरादा था, पर शब्दों में आदर। बस शहर के अंदर, सर्किट रोड, फिर आगे जो भी, अनुपम ने कहा। बैठ जाइए, उसने मनोहार में कहा। ऑटो चला, एग्जॉस्ट की हल्की सी धक धक, सीट का झटका, और शहर ने अपनी असली फिल्म चलानी शुरू की। बाएं से एक स्कूल की छुट्टी का झुंड निकला, पीठ पर बैग, कुछ बच्चों के जूते के फीते खुले, कोई आइसक्रीम वाले को देख रुक गया। दाईं एक अस्पताल की दीवार पर पेंट उखड़ा था, उस पर किसी पुरानी योजना का पोस्टर आधा लटक रहा था। ट्रैफिक के बीच से एक लड़का साइकिल लेकर ऐसे निकला जैसे उसे हर रास्ता किसी ने पहले सिखा रखा हो, बिना टकराए, बिना रुके। ऑटो ड्राइवर ने अपने अंदाज में ब्रेक, हैंडल, क्लच सबको एक लय में बजाया। उसका शरीर गाड़ी की थकान का साथ निभाने वाला साथी बन चुका था। नाम? अनुपम ने धीरे से पूछा। रामलाल, उसने शीशे में आंख मिलाते हुए कहा। फिर जल्दी से सड़क देखी। 60 का हो चला हूं, पर ऑटो मेरा जवान साथी है, थकता नहीं। उसने हंसने की कोशिश की। क्षण भर में हंसी धुंध बनकर उड़ गई। 30 साल हो गए, पहले पेट्रोल सस्ता था, अब। उसने वाक्य को हवा में छोड़ दिया, जैसे शब्दों को भी पेट्रोल चाहिए और वह खत्म हो गया हो। बेटियां थीं दो, दोनों की शादी कर दी। एक बेटा है, पढ़ रहा है बीए, कहता है नौकरी करेगा। मैं कहता हूं नौकरी कहां? वो कहता है, बाबा आप चिंता क्यों करते हो? मैं क्या करूं, चिंता नहीं करूं? अनुपम ने किसी दखल के बिना सुनना चुना। सुनना, जो आजकल पुलिस के लिए सबसे कठिन प्रशिक्षण था। रामलाल बोलता गया। किस तरह उसने बारातें ढोईं, रात में एयरपोर्ट से यात्रियों को उठाया, किन किन चौराहों पर पुलिस की तैनाती रहती है, किस मोड़ पर रोज शाम को चालान की लाइन लगती है, कहां कहां राहत मिल जाती है और कहां कहां राशन देना पड़ता है। वह राशन रिश्वत का कोड था, और कहने की जरूरत नहीं कि किसकी जरूरतों के लिए। उसकी आवाज में शिकायत नहीं, एक साधारण सी स्वीकारोक्ति थी, जैसे कोई कह रहा हो, यही जीवन है, यही निभाना है। एक जगह ऑन्टो धीमा हुआ। चौराहे के ठीक बीचों बीच एम्बुलेंस फिर अटकी हुई। उसके आगे एक एसयूवी का ड्राइवर फोन पर किसी से बतिया रहा था, पीछे हॉर्नों का महापर्व। एक पल को लगा शहर अपनी ही नसों में गांठ बन गया है। तभी एक ट्रैफिक हवलदार आगे बढ़ा। एसयूवी वाले से कुछ कहा, उसके हाथ ने झटके से इशारा किया। अजीब सी बहस। फिर हवलदार ने 2 कदम पीछे हटकर बाकी लेन खाली कर दी। एम्बुलेंस धीरे से निकल गई। जब वह गुजरी, उसकी खिड़की से किसी की हथेली दिखाई दी, किसी परिजन की, जिसने हवलदार के लिए दूर से हाथ जोड़ दिए। छोटा सा दृश्य, पर इतना भारी कि ऑटो की सीटें तक उसके वजन से चर्राने लगीं। रामलाल ने साइड से कहा, देखिए, हर पुलिस वाला खराब नहीं, कई अच्छे लोग भी हैं। बस ऊपर से समझाने वाले और नीचे चलने वाले अलग अलग रास्तों पर चलने लगते हैं, तब मुश्किल होती है। ऊपर वाले कहते हैं ईमानदार बनो, नीचे वाले कहते हैं माहौल देखो, जनता कहती है जल्दी करो, फिर सब गड्ढमड्ढ। उसने फिर से हंसने की कोशिश की। मैं तो बस गियर बदलता हूं मैडम। अनुपम की उंगलियां अपनी कुर्ते के किनारे को हल्के हल्के मसल रही थीं, जैसे कोई धागा निकला हो और वह उसे टूटने से पहले वापस भीतर टांक देना चाहती हो। उसने सड़क की आवाजें अपने अंदर घुलने दीं। टायरों की रगड़, ब्रेक की चीख, किसी मां की डांट, किसी बच्चे की जिद, किसी ठेले वाले की ठंडी पुकार, किसी ऑटो के मफलर की थकी खांसी, और इन सब के नीचे, बहुत नीचे, एक धीमा सा गाना जो हर शहर गाता है, चलो जैसे तैसे चलो। एक मोड़ के बाद सड़क खाली सी हो गई। कंक्रीट की चमक पर धूल की पतली चादर, दोनों तरफ सूखे पेड़, और दूर कहीं एक अस्थाई बैरिकेड की आहट, जैसे लोहे ने लोहे से कहा हो, ठहरो। हवा में धूप हल्की पड़ गई थी, पर गर्मी उतनी ही थी, थोड़ी बर्दाश्त के बाहर, पर अभी तक जलाने वाली नहीं। ऑटो के भीतर सीट का स्प्रिंग कहीं से टिक टिक कर रहा था, लंबे रास्तों की याद की तरह। प्रिया ने धीमे पूछा, तुम्हें डर नहीं लग रहा? अनुपम ने चश्मे के फ्रेम को आंखों पर थोड़ा और कसकर रखा। डर तब लगता है जब भरोसा नहीं होता। मुझे इस शहर पर भरोसा अभी भी है कि यह खुद को बदलने के लिए पुकार रहा है। बस किसी को सुनना होगा।
उसने अपनी हथेलियों को घुटनों पर रखा, स्थिर, सधे हुए। आज आदेश नहीं, अनुभव काम आएगा, उसने मन ही मन कहा। रामलाल ने अचानक ऑटो रोका। सामने सड़क के किनारे एक आदमी अपने बेटे का जूता बांध रहा था। बच्चे की टांग पर खरोंच थी, शायद गिरा होगा। पिता ने फूंक मारी, जूता कसकर बांधा और बच्चे के माथे को छूकर कहा, चलो, हीरो। बच्चे का चेहरा खिल गया। ऑटो फिर चला। उस एक दृश्य में अनुपम को लगा जैसे शहर ने कुछ पल के लिए खुद को माफ कर दिया हो, अपनी ही गलतियों पर हाथ फेर दिया हो। ऑटो की रफ्तार बढ़ी ही थी कि सामने दूर एक पतली सी सफेद टेप हवा में हिलती दिखाई दी, जैसे सड़क ने अपने ऊपर एक अस्थाई रेखा खींच दी हो। बैरिकेड। अनुपम ने दूर से ही देख लिया। वह रेखा आज की कहानी का पहला वाक्य होगी, जिसे पढ़ने के लिए उसे बिल्कुल पास जाना होगा, बिना नाम, बिना वर्दी, सिर्फ नागरिक की तरह। उसने एक लंबी सांस भीतर ली। शहर का शोर जैसे एक छोटी कांच की बोतल में बंद हो गया और बोतल की ढक्कन अभी खुलना बाकी था। ऑटो उस रेखा की ओर बढ़ रहा था। धूप की धार थोड़ी कम, गर्द थोड़ी ज्यादा और मन में बजता एक अनसुना ढोल, धीमा, ठहरा हुआ लेकिन बुलाहट देता हुआ। 7वीं मंजिल की खिड़की अब दूर थी, बहुत दूर, और सड़क बिल्कुल पास। कांच की चमक पीछे छूट चुकी थी, आगे लोहे की खनक थी और दोनों के बीच एक स्त्री का निर्णय। आज मैं आदेश नहीं सुनाऊंगी, आज मैं गवाही दूंगी। जो देखूंगी उसे भीतर दर्ज करूंगी, फिर जो कहना होगा उसी गवाही के भरोसे कहूंगी। ऑटो ने धीरे से ब्रेक लिया। बैरिकेड का पीला रंग धूप में मटमैला हो गया था। उस पर कुछ उखड़ी हुई पेंट, कुछ पुराने स्टिकर। 2 सिपाही एक छाए में खड़े थे। तीसरा, भारी भरकम शरीर, कमर पर बेल्ट डीली, आंखों में अनचाही ऊंचाई, सड़क को ऐसे देख रहा था मानो सड़क उसका बाड़ा हो और हर चलती चीज उस बाड़े का पशु। अनुपम ने बगल में बैठे रामलाल के प्रोफाइल को देखा। जबड़े के पास एक कड़ा सा खिंचाव आ गया था। ऑटो की खिड़की से आती हवा में पसीने और डीजल की मिलीजुली गंध थी। कहीं दूर किसी के फोन की घंटी बजी। किसी ने उठाकर कहा, हां, बस 5 मिनट। और उस झूठ की आवाज में शहर की सदी भर की आदतें झलक पड़ीं। अब शुरू होता है, अनुपम ने मन में कहा। 7 साल की वर्दी, 7 मिनट की सड़क और एक पल जो दोनों के बीच पुल बनेगा। उसने हथेलियां डीली की, नजर सीधी की और आंखों के भीतर एक बहुत पुराना वाक्य उभरा। कानून का मतलब डर नहीं, भरोसा है। उसने उस वाक्य को मन में रख लिया, ठंडी चमकीली धातु की तरह, और ऑटो रुक गया। सड़क पर खड़े बैरिकेड को पार करने के बाद शहर की धड़कन और साफ सुनाई देने लगी। धूल, गर्म हवा और इंजन की गंध अब हर सांस में घुल चुकी थी। ऑटो के पीछे बैठी अनुपम ने खुद को पहली बार एक सामान्य यात्री की तरह महसूस किया। न कोई रुतबा, न कोई नाम, बस भीड़ में बहता एक चेहरा। उसके बगल में प्रिया थी, जो हर मोड़ पर आंखें चौड़ी कर देख रही थी। शायद पहली बार वह भी अपनी बहन को वर्दी के बिना इस तरह देख रही थी। रामलाल ने धीरे से गियर बदला और मुड़ती हुई सड़क पर ऑटो को ले आया। मैडम, धूप तेज है, खिड़की नीचे कर लीजिए, उसने पीछे मुड़कर कहा। उसकी आवाज में वह अनौपचारिक देखभाल थी जो कोई बूढ़ा आदमी अपनी पोती से करता है। अनुपम ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, हवा तो वैसे भी गर्म है। रामलाल ने हल्की हंसी हंसी। गर्म हवा भी कभी कभी अच्छा करती है, नींद नहीं आने देती। सड़क के किनारे किनारे जीवन की छोटी छोटी कहानियां बिखरी पड़ी थीं। फुटपाथ पर एक बूढ़ा मोची अपने छोटे स्टूल पर बैठा था। उसके पास 2 जूते उलटे पड़े थे और वह छांव के लिए अपने सिर पर अखबार रखे था। पास ही 2 बच्चे, शायद भाई बहन, नींबू पानी बेच रहे थे। उनके हाथों में लगी कच्ची मेहंदी सूखकर गहरे भूरे रंग की हो गई थी। एक ग्राहक ने पैसे दिए और जाते जाते सिर पर हाथ फेर दिया। बच्चों की मुस्कान जैसे इस तपती दोपहर का सबसे ठंडा झोंका बन गई। प्रिया ने धीरे से कहा, दीदी, ये सब हम कभी नोटिस नहीं करते थे। कार की शीशे वाली दुनिया में तो शहर बस नजारा बनकर रह जाता है। अनुपम ने सिर हिलाया। कानून बनाने वाले अक्सर भूल जाते हैं कि कानून का असर इन गलियों में मापा जाता है, न कि कॉन्फ्रेंस रूम में। रामलाल ने उनकी बात सुन ली थी। उसने बीच में जोड़ा, बिल्कुल सही कहा आपने। यहां की मुश्किलें कोई कागज पर नहीं समझ सकता। गड्ढे में टायर फंसता है तो दर्द मेरी कमर में होता है, रिपोर्ट में नहीं।
उसकी हंसी में हल्का दर्द छुपा था। कुछ देर बाद ऑटो एक बड़े चौराहे पर पहुंचा। चारों ओर से आती गाड़ियों का शोर और ट्रैफिक पुलिस की सीटी की आवाज एक अजीब लय बना रही थी। सिग्नल लाल हुआ तो रामलाल ने ऑटो रोक दिया। सामने एक एम्बुलेंस फंसी हुई थी। ड्राइवर बार बार हॉर्न बजा रहा था, लेकिन गाड़ियां हिलने का नाम नहीं ले रही थीं। एक पल को ऐसा लगा जैसे पूरा शहर उस एक पीड़ित इंसान की सांसें रोक कर खड़ा हो गया है। तभी एक ट्रैफिक हवलदार दौड़ता हुआ आया। उसने कुछ सेकंड में लेन साफ कर दी। एम्बुलेंस की सायरन जैसे राहत की सांस बनकर बजती हुई आगे बढ़ गई। अनुपम की आंखें उस हवलदार पर टिक गईं। यही तो पुलिस का असली काम है, उसने मन ही मन सोचा। डर नहीं, भरोसा देना। सिग्नल हरा हुआ तो ऑटो फिर चल पड़ा। रामलाल ने बिना पीछे देखे कहा, हर पुलिस वाला बुरा नहीं होता मैडम, लेकिन जब ऊपर से कोई पूछता नहीं तो अच्छे लोग भी हार मान लेते हैं। डर तो सबको लगता है। अनुपम ने उसकी ओर झुककर पूछा, तुम्हें किस बात का डर लगता है रामलाल? डर? उसने एक पल सोचा, फिर हल्की आवाज में बोला, डर बस इतना है कि कभी ऐसी हालत ना आ जाए कि पेट्रोल का दाम कमाई से ऊपर चला जाए। तब ये ऑटो खड़ा करना पड़ेगा। फिर क्या करूंगा? बेटा पढ़ रहा है, लेकिन नौकरी का भरोसा नहीं। और बेटियां, उनके ससुराल में भी मदद करनी पड़ती है। आदमी जब घर वालों के सामने कमजोर पड़े, वही सबसे बड़ा डर है। उसकी बातें सुनते हुए अनुपम ने महसूस किया कि डर की परिभाषा हर जगह अलग है। किसी के लिए अपराध का डर, किसी के लिए भूख का, किसी के लिए इज्जत खोने का। लेकिन हर डर की जड़ एक ही है, बेबस होना। सड़क आगे बढ़ती गई। अब गलियां संकरी होने लगी थीं। दोनों तरफ छोटे छोटे मकान, जिनकी दीवारों पर पोस्टर चिपके थे। किसी लोकल नेता का वादा, किसी नाटक का विज्ञापन, कहीं खोए हुए बच्चे की फोटो। दरवाजों पर खड़ी औरतें, सिर पर पल्लू डाले, धीमी आवाज में बातें कर रही थीं। बच्चे फुटपाथ पर खेलते, लेकिन ट्रक की आवाज सुनते ही किनारे हट जाते। प्रिया ने एक झोपड़ी की ओर इशारा किया। दीदी, देखो वहां बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं, स्कूल नहीं जाते होंगे। रामलाल ने कहा, मैडम, कई घरों में तो खाना जुटाना ही मुश्किल है। पढ़ाई के लिए दिमाग चाहिए, और खाली पेट दिमाग कहां चलेगा। उसकी बात में कोई बनावट नहीं थी, बस सच्चाई की धूल थी। एक मोड़ पर ऑटो ने तेज ब्रेक लिया। सामने एक नाला खुला हुआ था। उसके पास दो आदमी लकड़ी का तख्ता डालकर सड़क पार कर रहे थे। गंदे पानी की तेज बदबू हवा में घुल गई। प्रिया ने नाक पर दुपट्टा रख लिया। अनुपम ने बिना कुछ कहे उस नाले को देखा। शहर के घाव ऐसे ही तो होते हैं, उसने सोचा, जिन्हें हम रिपोर्ट में सीवेज इश्यू लिख देते हैं, पर असल में ये लोगों के फेफड़ों में बस जाता है। रामलाल ने धीरे से कहा, ये नाला तो बरसों से ऐसा ही है। नेता लोग चुनाव में वादा करते हैं, पर वह वाक्य अधूरा छोड़ देता है। अधूरे वाक्य ही तो इस शहर की पहचान थे। सफर बढ़ता गया। रास्ते में एक छोटा मंदिर आया। बाहर बैठा पुजारी पुराने कपड़ों में फूल बेच रहा था। पास ही एक बुजुर्ग महिला अपनी बीमार पोती को गोद में लिए प्रसाद मांग रही थी। किसी ने सिक्का डाला, किसी ने अनदेखा किया। रामलाल ने भी जेब से 2 रुपये निकालकर महिला की हथेली में रख दिए। बाबूजी, खुद की हालत देखो, अनुपम ने सहजता से कहा। रामलाल ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, मैडम, भगवान के घर में हिसाब नहीं चलता। आज 2 रुपये दिए तो कल कहीं से 4 आ जाएंगे। अनुपम को उसकी बात में एक अजीब सुकून मिला। यही तो असली शहर है, जहां डर, भूख, उम्मीद और आस्था एक साथ चलती है। कुछ देर बाद उन्होंने एक छोटे चौराहे पर ऑटो रुकवाया। गर्म हवा में धूल उड़ रही थी। सड़क के उस पार चाय की दुकान से उबलते पानी की सीटी सुनाई दे रही थी। अनुपम और प्रिया उतरकर उसी ओर चल पड़ी। रामलाल ने भी ऑटो साइड में लगा दिया। चाय वाले ने मुस्कुराकर पूछा, 3 कटिंग? हां, अनुपम ने कहा। लकड़ी के बेंच पर बैठकर उन्होंने चाय पी। कब से उठती भाप और मिट्टी के कुल्हड़ की खुशबू में एक अलग सादगी थी। प्रिया ने धीरे से कहा, दीदी, यहां बैठना अजीब लग रहा है, लेकिन अच्छा भी। अनुपम ने चारों ओर देखा। दुकान के बाहर खड़े लोग, काम से लौटते मजदूर, स्कूल से लौटते बच्चे, सब अपनी अपनी थकान और उम्मीदों के साथ जी रहे थे। यही तो असली मीटिंग है, उसने सोचा, जहां फैसले नहीं, जिंदगी की जरूरतें तय होती हैं। चाय खत्म कर वे वापस ऑटो में बैठे। अब सड़क धीरे धीरे शहर के बाहरी इलाके की ओर बढ़ रही थी।
इमारतें कम होती जा रही थीं, खाली मैदान और झाड़ियां बढ़ती जा रही थीं। हवा थोड़ी ठंडी लगी, पर उसमें एक अजीब सन्नाटा भी था, जैसे शहर की सांसें गहरी और भारी हो गई हों। रामलाल ने कहा, मैडम, आगे एक चेक पोस्ट है। वहां कभी कभी रोककर चालान काटते हैं। अगर जल्दी हो तो दूसरा रास्ता ले सकता हूं। अनुपम ने बिना सोचे कहा, नहीं, यही रास्ता ठीक है। उसकी आवाज में एक अडिग निर्णय था। वह चाहती थी कि जो भी असली चेहरा है वही सामने आए। ऑयंटो की रफ्तार धीमी हुई। दूर से बैरिकेड दिखने लगे, पीले और काले रंग के, जिन पर पुलिस लिखा था। दो सिपाही और एक भारी भरकम इंस्पेक्टर दूर से दिखाई दिए। उनके हाथों में लाठियां थीं, चेहरे पर सत्ता का अजीब घमंड। रामलाल ने हल्की आवाज में कहा, यहीं से मुश्किलें शुरू होती हैं, मैडम। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। अनुपम ने बस इतना कहा, तुम चिंता मत करो, जो होगा देखा जाएगा। चेकपोस्ट पास आता गया और सड़क पर फैलता सन्नाटा जैसे हर धड़कन को सुनाई देने लगा। यह वही जगह थी जहां कानून की असल परीक्षा होने वाली थी, जहां अनुपम सिर्फ एक नागरिक थी, बिना वर्दी, बिना पहचान। ऑटो की रफ्तार अब बेहद धीमी थी। सामने सड़क पर बैरिकेड्स ऐसे खड़े थे जैसे किसी ने रातों रात लोहे की एक दीवार खड़ी कर दी हो। पीले काले रंग की पट्टियों पर हल्की धूप पड़ रही थी, जिससे उनका रंग और भी मटमैला लग रहा था। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था। कुछ दूरी पर दो सिपाही खड़े थे, हाथों में लाठियां, बेल्ट पर डीले पड़े बटन। उनके हाव भाव में आलस था, लेकिन आंखों में वह सतर्कता जो शिकार पर नजर रखने वाले शिकारी की होती है। उन दोनों से थोड़ी दूरी पर एक भारी भरकम इंस्पेक्टर खड़ा था। उसकी तोंद बेल्ट से बाहर झांक रही थी, चेहरे पर ऐसा घमंड जैसे पूरी सड़क उसी की जमीन हो। वह लाठी को हवा में घुमा घुमा कर जमीन पर पटक रहा था, जैसे हर प्रहार से अपनी सत्ता की घोषणा कर रहा हो। उसका नाम पट्ट देखा तो लिखा था, नरेश ठाकुर। रामलाल के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। उसने ऑटो और धीमा कर दिया। मैडम, यही वो जगह है। अक्सर रोक कर पैसों की मांग करते हैं। अगर कहें तो वापस मुड़ सकता हूं। उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। अनुपम ने शांत स्वर में कहा, नहीं रामलाल, सीधे चलो, जो होगा देखा जाएगा। ऑटो बैरिकेड के पास आकर रुका। नरेश ठाकुर की नजर सीधी उन पर पड़ी। उसने हल्की मुस्कान के साथ लाठी का सिरा ऑटो की ओर इशारा किया। रुको, कागज दिखाओ। उसकी भारी आवाज गूंजी। रामलाल ने जल्दी जल्दी अपने पुराने से फोल्डर में से कागज निकाले। साहब, सब ठीक है, इंश्योरेंस भी नया कराया है। उसकी आवाज में घबराहट थी। नरेश ने कागज हाथ में लेने की बजाय सिर से पैर तक रामलाल को देखा, फिर ऑटो के पुराने ढांचे को। नंबर प्लेट गंदी है, उसने तिरछी नजर से कहा। और ये सीट फटी हुई, सफाई नाम की चीज नहीं। रामलाल ने हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब, आज सुबह से ही सफर पर हूं। अभी तक 300 रुपये ही कमाए हैं। शाम को साफ कर दूंगा। नरेश ने एक कदम आगे बढ़कर लाठी जमीन पर पटकी। नियम तोड़ने का मतलब जानते हो? चालान बनेगा 5,000 का। रामलाल का चेहरा सफेद पड़ गया। साहब, 5,000? इतने में तो महीने का किराया भरता हूं। घर में चूल्हा कैसे जलेगा? उसकी आवाज कांप रही थी। अनुपम ने महसूस किया कि आसपास कुछ लोग रुक गए थे। सड़क के किनारे एक चाय वाला, कुछ राहगीर, सब चुपचाप देख रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। सबके चेहरों पर वही जानी पहचानी चुप्पी थी, डर और बेबसी का मिश्रण। नरेश की आंखों में घमंड और गहराया। 1,000 दे दो, चालान काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा। उसके होंठों पर घिनौनी हंसी तैर रही थी। रामलाल ने जेब टटोली। सिक्कों की खनक और नोटों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। साहब, अभी तो 200 ही हैं, नरेश ने तुनक कर कहा। मजाक समझा है? गरीब हो तो नियम तोड़ सकते हो। और बिना चेतावनी के उसने लाठी को हवा में घुमाया और रामलाल के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज चारों तरफ गूंज गई, जैसे किसी ने सूखी लकड़ी तोड़ दी हो। भीड़ में हल्की सी सरसराहट हुई, फिर सब खामोश हो गए। सड़क पर खड़ा हर इंसान उस आवाज को अपने दिल में महसूस कर रहा था। रामलाल लड़खड़ाया। उसके हाथ से कागज गिर गए। आंखों में दर्द और अपमान के आंसू थे, लेकिन उसने कोई शब्द नहीं कहा। बस हल्का सा साहब निकला, जो धूल में दबकर रह गया।
अनुपम का दिल भीतर से उबल पड़ा। यह सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, यह गरीबी और इज्जत दोनों पर वार था। उसने गहरी सांस ली, फिर बेहद शांत आवाज में कहा, किस कानून में गरीब पर हाथ उठाने का हक है, इंस्पेक्टर? नरेश ने उसकी ओर देखा। पहले तो उसे लगा शायद कोई साधारण महिला सवाल कर रही है, फिर उसकी आंखों में कुछ खोजने लगा। तू कौन होती है सवाल पूछने वाली? उसने तिरस्कार से कहा। भीड़ में खामोशी और गहरी हो गई। प्रिया ने घबराकर अपनी बहन की ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। लेकिन अनुपम ने हल्के इशारे से प्रिया को शांत रहने को कहा। नरेश का चेहरा लाल हो गया। बहुत बोलने लगी है, उसने कहा, और बिना सोचे समझे दूसरा थप्पड़ अनुपम के गाल पर दे मारा। समय जैसे थम गया। हवा की हर परत उस आवाज के साथ जम गई। प्रिया की चीख सड़क पर गूंज उठी। दीदी! भीड़ में कुछ लोगों ने सांस रोक ली। किसी की मोबाइल कैमरा चालू हो गई, किसी ने आंखें फेर लीं। अनुपम का सिर हल्का सा पीछे गया, पर वह गिरी नहीं। उसकी आंखों में एक ठंडी ज्वाला जल उठी। न क्रोध का शोर, न प्रतिशोध का रंग, बस एक अडिग संकल्प। उसने धीरे धीरे अपने बैग से कुछ निकाला। एक चमकता हुआ आईडी कार्ड। अशोक स्तंभ की मुहर धूप में चमक उठी। कार्ड पर साफ लिखा था, अनुपम मिश्रा, पुलिस अधीक्षक। नरेश के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उसने एक कदम पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। एसपी मैडम! कोई अविश्वास में था, कोई अचानक साहस महसूस कर रहा था। अनुपम की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। तुमने मुझे नहीं, इस वर्दी को अपमानित किया है। तुमने कानून को थप्पड़ मारा है। रामलाल अब भी खड़ा था, आंखों में आंसू, लेकिन चेहरा ऊंचा। आसपास मोबाइल कैमरों की लाइट चमक रही थी। लोग अब आगे बढ़ने लगे थे। अनुपम ने पास खड़े एक सिपाही की ओर देखा। तुरंत डीएसपी को बुलाओ। इंस्पेक्टर नरेश ठाकुर को अभी के अभी सस्पेंड करो और गिरफ्तार करो। विभागीय जांच यहीं से शुरू होगी। सिपाही हड़बड़ाकर फोन करने लगा। नरेश का घमंड पूरी तरह से टूट चुका था। उसके चेहरे पर डर और शर्म का मिला जुला रंग था। भीड़ में पहली बार डर की जगह इज्जत का भाव दिखाई दिया। लोग फुसफुसाते हुए कह रहे थे, आज सच में कानून जिंदा है। प्रिया ने अपनी बहन की ओर देखा। उसकी आंखों में गर्व और राहत दोनों थे। रामलाल ने कांपते हुए कहा, मैडम, आप। उसके शब्द अधूरे रह गए। अनुपम ने उसकी ओर देखा और बस इतना कहा, न्याय आज से शुरू होता है। सड़क पर खड़ा हर इंसान उस पल को हमेशा के लिए याद रखने वाला था। यह सिर्फ एक इंस्पेक्टर की हार नहीं थी, यह उस सोच की हार थी जो वर्दी को सत्ता का हथियार समझती है। सड़क पर खामोशी इतनी घनी थी कि दूर किसी पेड़ पर बैठी चिड़िया की हल्की चहचहाहट भी साफ सुनाई दे रही थी। बैरिकेड के दोनों ओर भीड़ जमा हो चुकी थी। राहगीर, चाय वाले, स्कूली बच्चे, कुछ दुकानदारी छोड़कर आए लोग। सबके चेहरों पर एक साथ हैरानी, राहत और अविश्वास तैर रहा था। अनुपम का आईडी कार्ड धूप में चमक रहा था, लेकिन उसकी आंखों की चमक उससे भी तेज थी। गाल पर लाल निशान अभी भी ताजा था, मगर उसके चेहरे पर कोई दर्द नहीं, सिर्फ ठंडी दृढ़ता। तुमने कानून को थप्पड़ मारा है, उसकी आवाज फिर गूंजी, बर्फ जैसी ठंडी और साफ। ये सड़क तुम्हारी जमीन नहीं, ये जनता की है। वर्दी तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी है। नरेश ठाकुर अब पूरी तरह से हिल चुका था। उसके चेहरे से घमंड पिघलकर पसीने की बूंदों में टपक रहा था। उसने एक पल के लिए कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द गले में अटक गए। भीड़ की नजरें उस पर गड़ चुकी थीं। मोबाइल कैमरों की लाइटें बार बार चमक रही थीं। अब वह शिकारी नहीं, खुद शिकार था। पास खड़ा सिपाही, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, हड़बड़ाकर आगे आया। मैडम, आदेश! उसकी आवाज में घबराहट थी। डीएसपी को तुरंत बुलाओ, अनुपम ने स्पष्ट आदेश दिया। इंस्पेक्टर नरेश ठाकुर को यहीं, इसी वक्त निलंबित किया जाएगा और अभी गिरफ्तार करो। विभागीय जांच यहीं से शुरू होगी। सिपाही ने बिना देर किए फोन निकाला। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। कॉल लगते ही उसने संक्षेप में स्थिति बताई। आवाज इतनी तेज थी कि पास खड़े लोग भी सुन सकते थे। एसपी मैडम मौके पर हैं। हाँ, वही। इंस्पेक्टर नरेश को तुरंत। भीड़ में फुसफुसाहट तेज हो गई। एसपी मैडम खुद आई हैं। देखो कैसे खड़ी हैं, एकदम चट्टान। किसी ने कहा,
आज तो पुलिस भी पुलिस से डरेगी। प्रिया, जो अब तक अपनी बहन को चिंता और गर्व के मिले जुले भाव से देख रही थी, पास आकर फुसफुसाई, दीदी, अब गाड़ी बुला लें, भीड़ बढ़ रही है। अनुपम ने हल्का सा सिर हिलाया। भीड़ को सच दिखने दो, यही हमारी सबसे बड़ी गवाही है। रामलाल अब भी वहीं खड़ा था, हाथ में अभी भी कांपती उंगलियों के साथ। उसके गाल पर थप्पड़ का निशान गहरा था। उसने धीरे से कहा, मैडम, अब मुझे डर नहीं लग रहा। उसकी आंखों में नमी थी, मगर होंठों पर एक संतोष की हल्की रेखा। कुछ ही मिनटों में एक पुलिस जीप का हॉर्न सुनाई दिया। धूल उड़ाते हुए जीप बैरिकेड के पास आकर रुकी। डीएसपी खुद उतरे, लंबे कद के, गंभीर चेहरे वाले अधिकारी। भीड़ का शोर थोड़ी देर के लिए थम गया। मैडम, डीएसपी ने सम्मानपूर्वक सलाम किया। अनुपम ने सीधी आंखों से कहा, इंस्पेक्टर नरेश ठाकुर ने ड्यूटी पर रहते हुए नागरिक पर हाथ उठाया है, रिश्वत मांगी है और महिला अधिकारी पर हमला किया है। तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करें और हिरासत में लें। डीएसपी ने बिना सवाल किए आदेश माने। उन्होंने नरेश की ओर देखा। इंस्पेक्टर, हथियार और बेल्ट जमा कीजिए, आप गिरफ्तार हैं। नरेश का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने एक पल विरोध करने की कोशिश की, लेकिन भीड़ की नजरें और कैमरों की चमक उसके हर इरादे को तोड़ रही थीं। उसने चुपचाप बेल्ट खोली, लाठी नीचे रखी। सिपाही आगे बढ़े, हथकड़ी लगी। लोहे की खनक सड़क पर गूंज उठी, जैसे कानून ने खुद अपनी आवाज पा ली हो। भीड़ में अचानक एक हल्की ताली बजने लगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुछ ही सेकंड में सड़क पर तालियों का शोर भर गया। यह तालियां सिर्फ एक अधिकारी के लिए नहीं थीं, ये उस भरोसे के लिए थीं जो लोग सालों से खो चुके थे। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, ये लोग आज आपको नहीं, इंसाफ को सलाम कर रहे हैं। अनुपम ने गहरी सांस ली। यही तो चाहती थी कि लोग समझें, पुलिस का काम डराना नहीं, भरोसा देना है। रामलाल आगे आया। मैडम, आज लगता है कि भगवान ने सुना। मेरा डर जैसे कोई पत्थर हट गया हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अनुपम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रामलाल, आज तुम्हारी हिम्मत भी गवाही है। अगर तुम आवाज ना उठाते तो ये भीड़ कभी नहीं जागती। सड़क पर अब माहौल बदल चुका था। लोग खुलकर बातें कर रहे थे। किसी ने कहा, अब सच में लगेगा कि कानून जिंदा है। किसी और ने मोबाइल पर लाइव वीडियो चलाते हुए कहा, ये देखो, एसपी मैडम ने कैसे पकड़ा भ्रष्ट इंस्पेक्टर को। डीएसपी ने जीप का दरवाजा बंद करते हुए कहा, मैडम, आगे की कार्रवाई हम संभाल लेंगे। अनुपम ने सिर हिलाया। ध्यान रहे, हर शिकायत दर्ज हो, कोई डील नहीं। उसकी आवाज में आदेश था, मगर उसमें ठंडा गुस्सा भी था। भीड़ धीरे धीरे छंटने लगी। लोग अपने अपने रास्ते लौटने लगे, लेकिन हर चेहरे पर संतोष की एक चमक थी, जैसे उन्होंने कुछ बदलते हुए देखा हो। प्रिया ने गहरी सांस ली। दीदी, तुम्हें थप्पड़ मारा, लेकिन जीत तुम्हारी है। क्या गुस्सा नहीं आ रहा? अनुपम ने शांत नजर से उसे देखा। गुस्सा तब आता है जब हम कमजोर होते हैं। मैंने आज सिर्फ अपना नहीं, पूरी वर्दी का सम्मान बचाया है। यही जीत है। उन्होंने रामलाल से कहा, चलो, मैं तुम्हारे साथ थाने तक चलती हूं, तुम्हारी शिकायत दर्ज होगी। रामलाल ने सिर झुकाकर कहा, मैडम, अब डर नहीं, जो होगा होगा, लेकिन आज आपसे मिला साहस, ये जिंदगी भर याद रहेगा। सड़क पर लौटते वक्त हवा अब अलग थी। वही धूल, वही धूप, लेकिन उसमें एक नई ठंडक थी, जैसे न्याय की पहली बूंदें गिर चुकी हों। प्रिया ने चलते चलते धीरे से कहा, आज शहर ने देखा कि कानून का मतलब क्या है। लोग डरेंगे नहीं, भरोसा करेंगे। अनुपम ने हल्की मुस्कान दी। यही तो असली जीत है। अब यह लड़ाई सिर्फ नरेश ठाकुर के खिलाफ नहीं, उस सोच के खिलाफ है जो वर्दी को सत्ता का हथियार मानती है। जब वे पुलिस मुख्यालय की ओर लौटने लगे, पीछे की सड़क पर लोगों की फुसफुसाहट अभी भी गूंज रही थी। मोबाइल कैमरों में कैद वह पल अब पूरे शहर में फैलने वाला था, हर गली, हर घर में। अनुपम ने आसमान की ओर देखा। धूप अब मुलायम हो चुकी थी। उसने सोचा, आज का दिन सिर्फ कार्रवाई नहीं, चेतावनी है, हर उस इंसान के लिए जो वर्दी को डर का प्रतीक मान बैठा है। अगली सुबह का सूरज जैसे किसी नई चुनौती का संकेत लेकर उगा था। पुलिस मुख्यालय के बाहर आज असामान्य हलचल थी। 7वीं मंजिल तक जाने वाले हर गलियारे में असंख्य कदमों की आवाजें गूंज रही थीं।
सभी थानेदार, डीएसपी और एसीपी समय से पहले ही कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच चुके थे। हवा में एक अनकहा तनाव था, जैसे हर कोई समझ रहा हो कि आज का दिन सामान्य मीटिंग का नहीं, किसी महत्वपूर्ण फैसला सुनने का है। कॉन्फ्रेंस हॉल का दरवाजा खुला। चौड़ी छत, लंबा ओवल टेबल, किनारों पर लगी गहरी नीली कुर्सियां, दीवारों पर बड़े बड़े फ्रेम में लगे शहीद पुलिसकर्मियों के चित्र जैसे चुपचाप देख रहे थे कि आज यहां क्या होने वाला है। कमरे के एक कोने में लगी घड़ी की हर टिक टिक उस खामोशी को और गहरा कर रही थी। अचानक दरवाजे के पास से हल्की सी आहट आई। सबकी नजरें उधर मुड़ीं। दरवाजा पूरी तरह खुला और अंदर कदम रखा एसपी अनुपम मिश्रा ने। वर्दी पर सुबह की धूप की हल्की परत चमक रही थी। गले में टंगी आईडी कार्ड की चमक जैसे कमरे के हर कोने तक रोशनी फैला रही थी। उनकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, पर हर कदम में ऐसा आत्मविश्वास था कि हर अधिकारी अनायास ही सीधा बैठ गया। अनुपम ने बिना किसी औपचारिकता के सबसे पहले उस कुर्सी पर जगह ली जो टेबल के सिर पर थी। उनके बैठते ही पूरा कमरा और भी खामोश हो गया। उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई। एक एक चेहरे पर उन्होंने अपनी शांत परंतु पैनी निगाह डाली। कुछ अधिकारी आंखें चुराने लगे, कुछ ने अपनी नोटबुक पर नजर गड़ा ली। उनकी पहली पंक्ति कमरे की हवा को चीरती हुई निकली। कल रात सड़क पर जो हुआ वह सिर्फ एक इंस्पेक्टर की गलती नहीं थी, वह हमारी पूरी वर्दी पर लगा दागा था। सारे अधिकारी स्थिर हो गए। कोई कुर्सी हिली नहीं, बस कुछ गले सूखने की हल्की खनक सुनाई दी। अनुपम ने आवाज थोड़ी ऊंची की, मगर उसमें गुस्सा नहीं, एक ठंडी दृढ़ता थी। वह थप्पड़ मेरे चेहरे पर नहीं, हमारी वर्दी पर पड़ा था। जब जनता हमारी ओर उम्मीद से देखती है तो हमसे सुरक्षा चाहती है, डर नहीं। लेकिन जब हमारा ही साथी सड़क पर रिश्वत मांगता है और गरीब पर हाथ उठाता है तो वह कानून को नहीं, इंसाफ को बेचता है। कमरे में हल्की हलचल हुई। कुछ अफसरों ने आंखें झुका लीं। याद रखिए, अनुपम ने टेबल पर हल्के से हाथ रखा। जनता हमारी मालिक है, हम उनके सेवक हैं। ये वर्दी हमारी ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। अगर कोई इसे ताकत समझता है तो वह गलत जगह पर है। उन्होंने थोड़ी देर रुककर सबकी ओर देखा। मैंने कल रात देखा कैसे एक इंस्पेक्टर ने अपने पद का दुरुपयोग किया। वह गिरफ्तार है और उस पर विभागीय जांच चल रही है। पर यह अंत नहीं है, ये चेतावनी है। कमरे में बैठे डीएसपी ने गला साफ करते हुए कहा, मैडम, कल की घटना पूरे स्टाफ के लिए सबक है। लेकिन वह वाक्य अधूरा छोड़ गया। शायद शब्द नहीं मिल रहे थे। अनुपम ने उसे रोके बिना कहा, लेकिन कुछ नहीं, यह समय बहाने बनाने का नहीं, बदलने का है। आज से हर थाना अपनी कार्यप्रणाली की साप्ताहिक रिपोर्ट देगा। किसी भी नागरिक से शिकायत मिली तो मौके पर निलंबन होगा। रिश्वत की एक भी घटना पर सिर्फ सस्पेंशन नहीं, गिरफ्तारी होगी। एक एसीपी ने हल्की आवाज में पूछा, मैडम, अगर शिकायत झूठी निकले तो? अनुपम ने शांत स्वर में कहा, हम जांच करेंगे, लेकिन जांच से पहले जनता को चुप कराने की कोशिश नहीं होगी। डर हमारी ताकत नहीं, भरोसा हमारा कर्तव्य है। कमरे में बैठे कुछ अफसरों के चेहरे पर अपराध बोध साफ दिखाई दे रहा था। कुछ की निगाहें झुकी हुई थीं, जैसे वे अपने भीतर झांक रहे हों। अनुपम ने आगे कहा, कल रात भीड़ ने पुलिस को तालियां दीं। सोचिए, कितनी बड़ी बात है कि लोग हमें देखकर डरने की बजाय इज्जत दे रहे थे। ये इज्जत हमें रोज कमानी होगी, आदेश से नहीं, काम से। उन्होंने टेबल पर रखी एक फाइल उठाई। आज से एक नया हेल्पलाइन नंबर शुरू किया जा रहा है। कोई भी नागरिक सीधे मेरे दफ्तर में शिकायत दर्ज कर सकता है। यह नंबर 24 घंटे चलेगा और हर शिकायत का रिकॉर्ड पब्लिक पोर्टल पर डाला जाएगा। अब शिकायत करने वाले को थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। कमरे में हल्की सरगर्मी हुई। कुछ ने सिर हिलाकर सहमति जताई, कुछ ने नोट्स लिखने शुरू किए। अनुपम की नजरें अब भी हर अधिकारी पर घूम रही थीं। आज मैं किसी को डराने नहीं आई, मैं आपको याद दिलाने आई हूं कि कानून का मतलब क्या है। जो ईमानदारी से काम करेगा उसका साथ मैं खुद दूंगी, लेकिन जो जनता को लूटेगा वह इस वर्दी के लायक नहीं। उसे कानून ही नहीं, मैं भी बख्शूंगी नहीं। उनकी आवाज में इतनी स्पष्टता थी कि कमरे का हर कोना जैसे गूंज उठा। डीएसपी ने आगे बढ़कर कहा, मैडम, हम सब मिलकर सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा फिर ना हो।
आप पर जनता का भरोसा है और अब हमें भी साबित करना होगा कि हम उस भरोसे के काबिल हैं। अनुपम ने हल्की मुस्कान दी। भरोसा आदेश से नहीं, कर्म से आता है। आज से आप सबका काम शुरू होता है। जनता के लिए काम कीजिए। उन्हें डर नहीं, सुरक्षा का एहसास दीजिए। कमरे में बैठे सभी अधिकारी धीरे धीरे खड़े हो गए। कुछ ने सलामी दी, कुछ ने सिर झुकाया। ऐसा लगा जैसे कमरे की हवा में एक नई ऊर्जा भर गई हो, जिम्मेदारी की ऊर्जा। मीटिंग खत्म हुई तो गलियारों में एक अलग किस्म की हलचल थी। लोग धीमे स्वर में बातें कर रहे थे, कल की घटना, एसपी की सख्ती और आने वाले बदलाव के बारे में। अनुपम बाहर निकली। खिड़की के पास खड़े होकर उन्होंने शहर को देखा। वहीं धूल, वहीं ट्रैफिक, लेकिन आज उन्हें अलग महसूस हो रहा था, जैसे शहर ने एक छोटी सी सांस ली हो। प्रिया पास आई। दीदी, आपने जो कहा वो सिर्फ पुलिस नहीं, पूरे शहर के लिए संदेश था। अनुपम ने धीरे से कहा, बदलाव आदेश से नहीं आता, आदत से आता है। आज पहला कदम था, असली काम अब शुरू होगा। सूरज की किरणें खिड़की से होकर उनके चेहरे पर पड़ रही थीं। गाल पर कल का लाल निशान हल्का पड़ चुका था, लेकिन उसकी याद कमरे की हर दीवार में दर्ज थी। बरसों पुरानी इमारत की ऊंचाई से शहर का नजारा अब अलग लग रहा था। 7वीं मंजिल की वही खिड़की, जहां से कल तक धूल और शोर ही दिखता था, आज अनुपम को उम्मीद के रंगों में रंगी लग रही थी। नीचे फैली गलियों में ट्रैफिक वहीं था, गाड़ियां वहीं, भीड़ वहीं, पर माहौल में एक हल्की सी पारदर्शिता घुल गई थी, जैसे रात भर शहर ने अपने सीने से कोई बोझ उतार दिया हो। सुबह के 8 बजते ही नया हेल्पलाइन नंबर काम करने लगा। पहले ही घंटे में कई कॉल आए, कहीं सड़क पर पुलिस की तैनाती की तारीफ, कहीं पुराने भ्रष्टाचार की गुमनाम जानकारी। कॉल सेंटर के कमरे में बैठी टीम ने हर आवाज को ध्यान से सुना, हर शिकायत को बिना डर के दर्ज किया। अनुपम खुद वहां पहुंची, हेडफोन लगाकर कुछ कॉल्स सुनी। एक महिला ने हिचकिचाते हुए कहा, मैडम, अब भरोसा हुआ कि हमारी बात कहीं तो सुनी जाएगी। उस आवाज में जो राहत थी, वही अनुपम के लिए असली इनाम था। दोपहर होते होते शहर में बदलाव के छोटे छोटे संकेत साफ नजर आने लगे। वही चेकपोस्ट, जो कल तक डर का पर्याय था, अब नई कहानी सुना रहा था। 2 सिपाही खड़े थे। हाथों में लाठी तो थी, पर चेहरे पर मुस्कान भी। वे हर गुजरती गाड़ी को आदर से रोकते, सिर्फ जरूरी कागज देखते, फिर धन्यवाद कहकर आगे बढ़ने का इशारा करते। वहां से गुजरते लोग आपस में फुसफुसाते, अब पुलिस सच में बदल रही है। रामलाल का ऑनेटो उस दोपहर फिर उसी चेकपोस्ट से गुजरा। उसने महसूस किया कि हवा में अब वैसी भारीपन नहीं है। एक सिपाही ने उसे रोका नहीं, बल्कि हाथ हिलाकर रास्ता दिया। जब वह लाल बत्ती पर रुका तो ट्रैफिक हवलदार ने पास आकर बोला, चाचा, धूप बहुत है, थोड़ा पानी पी लो, और बोतल आगे बढ़ाई। रामलाल की आंखें नम हो गईं। ये वही जगह थी जहां कल उसके गाल पर थप्पड़ पड़ा था, और आज यहां उसे सम्मान मिल रहा था। शाम होते होते खबरें पूरे शहर में फैल चुकी थीं। सोशल मीडिया पर कल की घटना के वीडियो वायरल थे। एसपी अनुपम मिश्रा का शांत पर दृढ़ चेहरा, भीड़ की तालियां और भ्रष्ट इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी। लोग कमेंट कर रहे थे, यही है असली पुलिस। अब लगता है कानून पर भरोसा किया जा सकता है। कई युवाओं ने लिखा कि वे पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि वर्दी में भी इंसाफ की ताकत है। मुख्यालय लौटते समय अनुपम की गाड़ी शहर की भीड़ से गुजर रही थी। लोग उन्हें पहचान कर हाथ हिलाते, कुछ दूर से सलाम करते। बच्चों ने अपने स्कूल बैग से छोटी नोटबुक निकालकर उनके लिए संदेश लिख रखा था, धन्यवाद मैडम। यह सब देखकर प्रिया की आंखें चमक उठीं। दीदी, आपने सिर्फ नरेश को नहीं, पूरी सोच को हिलाया है, उसने कहा। अनुपम ने खिड़की से बाहर देखते हुए जवाब दिया, बदलाव एक इंसान से शुरू होता है, लेकिन खत्म नहीं होता। अब लोगों को डर के बजाय भरोसा महसूस कराना ही सबसे बड़ा काम है। रात होते होते नया हेल्पलाइन नंबर फिर से बज उठा। इस बार दूसरी ओर एक घबराई हुई लड़की की आवाज थी। वह बोली, मैं अकेले घर जा रही हूं, कोई बाइक वाला पीछा कर रहा है, मुझे मदद चाहिए। बिना देर किए अनुपम ने खुद कॉल लिया। तुम जहां हो वहीं रहो, मैं आ रही हूं, उन्होंने कहा। गाड़ी का इंजन तुरंत स्टार्ट हुआ। प्रिया ने बिना कुछ पूछे साथ बैठने का इशारा किया।
10 मिनट में वे उस सड़क पर पहुंच गईं। लड़की फुटपाथ के पास खड़ी थी, चेहरा डर से सफेद। पास ही बाइक सवार कुछ दूरी पर चक्कर लगा रहा था। अनुपम ने उतरकर सीधी उसकी ओर कदम बढ़ाए। उनकी वर्दी की चमक और आंखों की ठंडक देखकर बाइक वाला बिना कुछ कहे वहां से भाग निकला। लड़की ने कांपते हुए कहा, मैडम, मैंने कभी नहीं सोचा था कि पुलिस इतनी जल्दी आएगी। अनुपम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। यही हमारा काम है। याद रखना, कानून हमेशा तुम्हारे साथ है। अब तुम अकेली नहीं हो। उस क्षण अनुपम को एहसास हुआ कि असली जीत यही है, जब कोई डरी हुई लड़की पुलिस को भगवान नहीं, इंसान समझकर फोन करती है और मदद मिलती है। यही भरोसा असली बदलाव है। रात गहराने लगी। मुख्यालय लौटते समय सड़क पर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। शहर की लाइटें जैसे नई ऊर्जा से चमक रही थीं। प्रिया ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, कल की घटना ने सबको हिला दिया, लेकिन आज आज शहर ने चैन की सांस ली है। अनुपम ने मुस्कुराकर कहा, यह लड़ाई किसी एक इंस्पेक्टर के खिलाफ नहीं थी प्रिया। यह उस सोच के खिलाफ है जो वर्दी को सत्ता का हथियार समझती है। और यह लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हर नागरिक को यह भरोसा न हो कि कानून उसका है, डराने वाला नहीं। गाड़ी मुख्यालय के गेट पर रुकी। वही गार्ड जिसने कल उन्हें बिना वर्दी के देखा था, आज सलाम ठोकते हुए खड़ा था। उसकी आंखों में इज्जत का एक नया चमकता भाव था। अनुपम 7वीं मंजिल पर अपने ऑफिस में लौटी। खिड़की से बाहर देखा तो शहर की भीड़ अब भी चल रही थी, लेकिन उसकी धड़कन बदल चुकी थी। उन्होंने हल्की सांस ली। लोग अब भगवान नहीं, पुलिस को याद कर रहे हैं। टेबल पर कल रात की फाइलें अब भी रखी थीं, मगर उनमें आज नई रोशनी पड़ रही थी। उन्हें पता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक दिन से शुरू जरूर होता है। उन्होंने मन ही मन कहा, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह हर उस इंसान में जारी है जो डर के बावजूद आवाज उठाता है। खिड़की के बाहर से आती हवा में अब एक नई महक थी, भरोसे की। और उसी भरोसे के साथ शहर ने एक नई सुबह का स्वागत किया।